हाँ, सबको मेरा प्रणाम है सर। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। इस साल के अंत वाले क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आरडीएक्स तक हमने पढ़ा था। एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीथेन का सूत्र पूछा जा रहा है, पता नहीं एनटीपीसी वालों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मीथेन का सूत्र पूछता है CH4 और यूरिया पूछता है NH2CO NH2CO यूरिया का फॉर्मूला पूछता है, बताइए। अब बल कैसा है, मतलब न्यूटन पूछता है। मतलब आई कांट बिलीव दैट। लेकिन आगे आने वाले सेट्स में पता नहीं कुछ ना कुछ भौकाली होगा, इसका हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सर हर बार यही होता है कि कुछ सेट्स, शुरू के सेट्स बहुत इजी होते हैं तो लास्ट के सेट बहुत टफ होते हैं, या शुरू के सेट बहुत टफ होते हैं तो लास्ट के सेट बहुत इजी होते हैं। इट मे बी हैपन। लेकिन सर अगर ये पूछेगा तो समझो कि बहुत ही गड़बड़ स्थिति है कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो है क्वेश्चन तो बहुत आसान मिलेगा और उस शायद बना के भी 90 आ जाएंगे, लेकिन पता चला बाद में उनके मार्क्स जो है 60 से 62 पे अटक गए हैं। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को देख के जाइए, कल क्या होगा इसको ये किसी ने नहीं देखा है। और ऑब्वियसली जो क्वेश्चन एनटीपीसी में होंगे वही क्वेश्चन रिपीट ग्रुप डी में नहीं होंगे, क्योंकि सेम कंपनी है, टीसीएस ही सारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो कहीं ना कहीं सर आपको उल्टी पुल्टी चीजें आगे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए सर आप कोशिश कीजिए कि पूरा प्रिपरेशन करके जाएं। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आए हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, अवतल उत्तल, सब हम लोग कभी नहीं पढ़ाते, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। वो सब क्वेश्चन आया है, आता ही है, हमेशा पूछा जाता है। लेकिन आगे के सेट्स में देखने वाली बात होगी कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। और आगे जब आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी में 25 नंबर का खांटी साइंस है, तो वहां पर सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग को हिलाने वाले होंगे। तो यहां हम लोग सर लगभग हम लोग अंतिम चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। लास्ट चैप्टर है ये मेरा। आरडीएक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनाइल की अगर हम बात करें, ये एक उत्तम विस्फोटक है ट्राई नाइट्रोफिनाइल। इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यह एक उत्तम विस्फोटक है, इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। याद रखना होगा कि पिक्रिक अम्ल किसको कहते हैं। पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनाइल को कहते हैं। उसके बाद डायनामाइट है। डायनामाइट की अगर हम बात करें तो डायनामाइट में, डायनामाइट का आविष्कार अगर हम बात करें, डायनामाइट के आविष्कार की अगर हम बात करें तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर आज तक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्या है सर? डायनामाइट एक विस्फोटक है। डायनामाइट एक विस्फोटक है जिससे हम लोग विस्फोट कराते हैं। तो कहा जाता है सर डायनामाइट की खोज किसने की, तो कहते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये एक विस्फोटक है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट भरा जाता है। तो सर भरा जाता है मतलब भरा जाता है, इसका कोई उपाय नहीं है कि नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट हम लोग भरते हैं। डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये पूछता है सर, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ना तो बहुत लो लेवल का अगर पूछेगा। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं, क्योंकि सर अल्फ्रेड नोबेल ने इसका प्रयोग किया था डायनामाइट बनाने के लिए, इसलिए इसको हम नोबेल का तेल कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। ये दोनों एक जगह लिख लेना, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं। को मिर्बेन का तेल कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो इसको मिर्बेन का तेल कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो इसे मिर्बेन का तेल कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें सर अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। एक है योगशील अभिक्रिया, जिसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। योगशील अभिक्रिया, जिसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। योगशील अभिक्रिया को हम कहते हैं सर संयोजन अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब योगशील अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं है सर। जब ए जुट जाएगा बी के साथ और ए बी का निर्माण कर देगा तो इसी को हम संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है जुड़ना। गौर फरमाइएगा सर,
आप सबों को भी सर हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में सर आप लोगों को। भगवान करे कि सर आप लोगों की इस बार जॉब लगे और आप लोग अपनी मंजिल को पाएं और शादी में हमें जरूर बुलाएं। तो कहते हैं सर एकदम सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, 1 मिनट भी वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। एक होता है योगशील अभिक्रिया, ये क्या है सर? ए और बी आपस में जुटेगा और ए बी का निर्माण करेगा, ये योगशील अभिक्रिया है। उसके बाद दूसरा अभिक्रिया होता है वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया क्या है सर? तो वियोजन अभिक्रिया हो गया डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें ए बी जो है ना, ये टूटकर ए और बी में बदल जाता है। वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें ए बी जो है ये ए और बी में टूटकर बदल जाता है, ए बी ए और बी में बदल जाता है। इसी को हम सर वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुटना। इसका उल्टा है ये, देखिए आपके सामने है योगशील अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जब कोई अभिकारक, अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं? तो ये जो इस साइड वाला है सर, अगर कोई रिएक्शन है ऐसा, तो ये जो इस साइड वाला है इसको हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो इस साइड वाला है इसको हम उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, ये जो इस साइड वाला है इसको हम अभिकारक कहते हैं और इसको हम उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में भी, इसलिए उसका भी सर, उसके लिए प्रॉपर्ली हम एक मटेरियल लेके आएंगे सर, जो आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो काम आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पर ओरिएंटेड होगा वो, तो जब लेके आएंगे सर तो आपको बता देंगे। कहते हैं इसको हम अभिकारक कहते हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक, उत्पाद। तो कहते हैं अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा डेफिनेशन क्या है। जब कोई अभिकारक, अभिकारक मतलब इसकी बात कर रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोजन, असंतृप्त हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन जो जुड़कर पूरा कर दे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोजन से संयोग करता है तो ऐसी अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया कहते हैं। मेनली समझ लो संयोग करना, मतलब दो चीजें जुड़कर अगर एक चीज का निर्माण करती है उसे हम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब संतृप्त और असंतृप्त अगर आपको जानना है तो आप ये जानिए कि हम आपको बताए हैं कि अभिक्रिया 2 प्रकार का, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, या यौगिक 2 प्रकार का, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त की अगर बात करोगे सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त की बात करोगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। असंतृप्त मतलब सर जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। एक लाइन का बात समझिए, जुड़ जाना संयोजन अभिक्रिया है, टूट जाना वियोजन अभिक्रिया है। देखो यहां भी ये जुट रहा है, C2H2 जुट रहा है H2 से और ये C2H4 का निर्माण कर रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन ठीक इसका उल्टा। इसके बाद वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन भी होगा इसी में। किण्वान, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ओ भाई एक लिख लीजिए सर यहीं पे आप, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद आप यहीं पर लिख लीजिए, आगे लिखा हुआ है आपका जो केमिकल रिएक्शंस जो चैप्टर है उसमें एक आप लिख लीजिए सर यहां पर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया कुछ नहीं है, ए बी जो है ये टूटकर ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं कि H2O ये टूटकर H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आने वाले दिन में सर हार्ड होगा पेपर, ये कंफर्म है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हार्ड होगा। कहते हैं जब H2O टूटता है तो H2 और O2 में, तो ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है सर जुटना। वहीं पर ऐड कर लीजिए, वैसे ही आपको ऐसे भी पता चल जाता है। प्रतिस्थापन,
अब ध्यान दीजिएगा सर, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक को हटाकर दूसरे का जोड़ना। जैसे 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 CH4 है, ये Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो यहां ये दे देगा CH3Cl अब प्लस HCl। इसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं, क्योंकि यहां से 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा 3 बचा और एक Cl आकर छूट गया, तो इसको हम CH3Cl कहते हैं। फिर से समझ लो, CH4 का एक हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पर Cl जुट गया, और ये जो Cl2 है यहां पर एक क्लोरीन आकर जुट गया HCl, मतलब एक को हटाकर दूसरे का जुड़ना। संयोजन में ऐसा नहीं होता, संयोजन में A प्लस B बन जाता है AB, वियोजन में भी ऐसा नहीं होता, AB जो है ये A और B में टूट जाता है, इसको हम वियोजन कहते हैं, इसको संयोजन कहते हैं, लेकिन इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। ये दोनों आपस में जुटता नहीं है, एक को हटा के दूसरा जुट जाता है, इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना कहते हैं। जब कोई अभिकारक किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर अपना स्थान ग्रहण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां से CH4 का एक हाइड्रोजन हटा और एक Cl जुट गया, तो ये हो गया CH3Cl, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर बना दिया HCl। इसी को हम कहते हैं CH4 और Cl2, ये बना दिया CH3Cl प्लस HCl। फिर है बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या होता है सर? जैसे आप ले लीजिए सर, बहुलीकरण की अगर हम बात करें, नामे है सर बहुलीकरण। बहुत सारा, जैसे C2H4 है, इसके N अणु आप ले लीजिए और इसका बहुलीकरण कर दीजिए। बहुलीकरण मतलब हो गया बहुत सारे अणु, यानी N अणु लेकर जो आप रिएक्शन के फलस्वरूप बनाइएगा तो वो बन जाएगा C2H4 होल का N। इसको हम सर बहुलीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एसिटिलीन है, सॉरी इथिलीन है, इथिलीन के N अणु ले लीजिए आप, तो ये पॉलीथीन बन जाएगा। इथिलीन के आप N अणु ले लीजिए, इथिलीन के आप अगर N अणु ले लेते हैं, N अणु मतलब बहुत सारे अणु लेकर आप नया अणु का निर्माण कर सकते हैं, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। तो बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर एक नए परमाणु का जब गठन होता है, बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर जब एक नए परमाणु का गठन होता है, इसको हम बहुलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे इथिलीन से पॉलीथीन का बनना। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं बहुलीकरण, पॉलीमेराइजेशन। जब छोटे छोटे अणु को मिलाकर बड़े अणु बनाए जाते हैं तो ऐसी घटना को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे C2H4 होल N, ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये C2H4 होल का N बना देगा, या 3C2H4 ये बना देगा कॉपर टैब में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6H6 बेंजीन बना देता है। तो एक बहुत सारे परमाणु मिलकर एक नया परमाणु का निर्माण करता है, इसी को हम बहुलीकरण कहते हैं। आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि पॉलीथीन का निर्माण किस प्रोसेस द्वारा होता है, कहेंगे नाम है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। अब सर किण्वन, किण्वन क्या है सर? देखिए सर, किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, जिसको आप फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन विधि को सर हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे C6H12O6, इसको जब आप एंजाइम की उपस्थिति में तोड़िएगा तो ये इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, C2H5OH प्लस CO2 बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, किण्वन की अगर हम बात करें, C6H12O6 को एंजाइम की उपस्थिति में तोड़िएगा, C2H5OH प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, आज सुबह 6:30 बजे वाली क्लास भी हुई है और फिजिक्स वाली क्लास भी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, किण्वन क्या है? कहता है किण्वन जब ग्लूकोज की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज को, किसको सर?
ग्लूकोज को जब जाइमेज एंजाइम या किसी भी एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी को हम किण्वन कहते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बताओ किण्वन प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? कहेंगे इथाइल अल्कोहल का। कहेगा किण्वन प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? तो कहेंगे ग्लूकोज का। कहेगा किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कहेंगे CO2। ये 3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। या कहेगा इथाइल अल्कोहल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो कहेंगे किण्वन विधि द्वारा। कहेगा किसको तोड़कर? कहेंगे ग्लूकोज को तोड़कर। कहेगा कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम या कोई भी एंजाइम की उपस्थिति। कहेगा कौन सा गैस निकलता है? तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। तो ये देखिए कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन है। कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव का एंजाइम की उपस्थिति, जटिल कार्बनिक यौगिक यानी C6H12O6 सूक्ष्म जीव का एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाना की परिघटना किण्वन कहलाती है। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से यह पूछता है कि किण्वन प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो कहेंगे अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन टूटता है? तो कहेंगे ग्लूकोज। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सा अल्कोहल का निर्माण होता है? दैट इज इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, जितना भी सर क्वेश्चन अभी पूछा है एनटीपीसी में, अगर एक को क्वेश्चन बुक से बाहर चल जाता है तो आपका जूता मेरा सर। एक को क्वेश्चन, इसलिए सर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा तो आपका जूता मेरा सर। जितना मार सकूं एकदम नहीं जाएगा। आप सर बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा। शाम की क्लास भी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शाम की क्लास जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है सर, उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सेट किया है। जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, किण्वन द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उष्मा क्षेपी क्या है? जगरा में उष्मा देगा उष्मा क्षेपी, और जगरा में उष्मा लेंगे उष्मा शोषी। यही ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। जो उष्मा देगा उत्सर्जित करेगा उष्मा क्षेपी है। कहता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे C+O2 CO2, आप प्लस में देखो उष्मा तुमको मिल गया, इसको हम उष्मा क्षेपी कहते हैं। उष्मा शोषी में आओगे जिसमें उष्मा ग्रहण करेंगे, देखो ये उष्मा ग्रहण करके अभिक्रिया हो। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। देखो ये उष्मा ग्रहण किया तब अभिक्रिया किया, इसे उष्मा शोषी कहेंगे। उष्मा देगा, इस साइड अगर प्लस उष्मा रहता इसको हम उष्मा क्षेपी कहते, लेकिन इस साइड प्लस उष्मा है, इसका मतलब ये उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी मतलब जो उष्मा लेगा तब अभिक्रिया करेगा। उष्मा क्षेपी मतलब जो उष्मा देगा। शुरू में भी हम तुमको बताए हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? नाम से ही क्लियर है सर कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अगर बात करोगे, जैसे H2 प्लस I2 ये बना देगा 2HI। एक होता उत्क्रमणीय, एक होता अनुत्क्रमणीय। यह उत्क्रमणीय, इसको ऐसे एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से फिर अभिकारक बनेगा। अभिकारक उत्पाद, ये अभिकारक है। अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से फिर अभिकारक बनेगा। यानी H2 प्लस I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटेगा तो H2 प्लस I2 बना देगा। इसी को उत्क्रमणीय कहते हैं। एक होता अनुत्क्रमणीय, मतलब सर एकरा से ई बनेगा लेकिन एकरा से फिर ई नहीं बनेगा, उसी को अनुत्क्रमणीय कहेंगे। रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, चला तो हर अंदर के कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि तू बिलीव कर यार, एनटीपीसी ग्रुप डी के बाप का दिन नहीं कि तेरे बुक से ऊपर चला जाएगा। मैंने जो तुमको 99 रुपए में पढ़ाया उससे ऊपर चला जाएगा। तेरा जूता मेरा सर। ये लास्ट चैप्टर तुम्हारा चल रहा है, तुम बना के देखो। अगर एक को क्वेश्चन तो छूट जाता है। जे भी मास्टर, हम भी आज सुबह में 6:30 बजे इसका कंप्लीट 30 क्वेश्चन डाले हैं, तुम बना के देखो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाता है, एक भी सिंगल क्वेश्चन।
और साइंस का क्वेश्चन सर अभी 8-10 ही पूछ रहा है पिछले सिटिंग्स में। आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। अब कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब सर रिएक्टेंट से अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक, या अभिकारक से प्रतिफल, प्रतिफल से अभिकारक। कहते हैं वैसी रासायनिक, ध्यान दीजिएगा सर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहता है उत्क्रमणीय वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल दे, यानी ये जो अभिकारक है ये प्रतिफल दे और प्रतिफल पुनः अभिकारक दे, ये जो प्रतिफल है ये पुनः अभिकारक दे, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जो आपके सामने है। अनुत्क्रमणीय की अगर बात करोगे, अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद मिल जाएगा लेकिन उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल दे किंतु प्रतिफल पुनः अभिकारक नहीं दे, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब KClO3 टूटेगा तो ये देगा लेकिन इससे ये नहीं मिलेगा, इसको अनुत्क्रमण। एक साइड होगा तो अनुत्क्रमणीय, अब दोनों साइड हो जाएगा तो उत्क्रमणीय। उसके बाद आते हैं उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सर दोनों टूट जाए। जब दो पदार्थ टूटकर अपने समूह का आदान प्रदान, जैसे NaCl है, ये टूट गया तो अपना Na यहां रखा और Cl यहां लेके चला गया। AgNO3 में टूटा तो Ag यहां चल गया और NO3 यहां आ गया, तो सर दोनों अलग अलग टूट गया, तो उभय अपघटन। अपघटन मतलब टूटना, उभय का मतलब होता है दो, तो दो चीजें अगर आपस में टूट जाती हैं तो इसे उभय अपघटन। ये लेकिन कभी पूछा नहीं है, फिर भी देख लो। जब दो पदार्थ टूटकर अपने समूह का आदान प्रदान करता है तब ऐसी घटना को उभय अपघटन कहते हैं। देखो अपने समूह का आदान प्रदान करता है, Cl का आदान प्रदान किया, Cl को यहां दे दिया, NO3 यहां से हटके यहां आ गया, तो इसको हम उभय अपघटन कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होगा सर? द्विविस्थापन में दूगो का विस्थापन होगा। द्विविस्थापन जब ये हुआ मतलब एकल विस्थापन में एगो का विस्थापन होगा, द्विविस्थापन में दूगो का विस्थापन होगा। कहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक परस्पर आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक करेगा तो द्विविस्थापन, एक यौगिक करेगा तो एक विस्थापन। उभय अपघटन होगा तो दूगो टूटेगा, अपघटन होगा तो टूटेगा, संयोजन होगा तो जुड़ेगा, वियोजन होगा तो टूटेगा। यही तो मामला है। आप क्वेश्चन देखोगे और आपको पता चल जाएगा क्या होगा आंसर। अब देखिए सर, पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। हम तुमको पीछे बता चुके हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहते हैं और इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। सबसे अधिक मीठा शर्करा फ्रुक्टोज है, सबसे अधिक मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है, ये भी तुमको बताए हैं पीछे, याद रखो। इसको नहीं बताएं तो इसको बायोलॉजी वाले सर भी करवाए होंगे, इसको याद रखो। इन्वर्टेज नामक एंजाइम का शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है, ये भी तुमको बायोलॉजी वाले सर बताए होंगे जब एंजाइम पढ़ाओगे। नहीं बताएं तो इसको याद रखना होगा। कहता है जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है। वो जो सर किण्वन अभिक्रिया था जहां ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदलता था, तो वहां जो एंजाइम था वो कौन एंजाइम था? जाइमेज एंजाइम था। हमने जो तुमको कहा था कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जब टूटेगा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये दे देगा C2H5OH प्लस CO2। तो कहते हैं कि जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। वही बात यहां लिखा हुआ है। कहता है कि जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में परिवर्तित कर देता है। सेक्रीन नॉन शुगर है, सर कहता है ऐसा कौन है जो शुगर नहीं है? सेक्रीन। इसीलिए सर देखिएगा जितना भी शुगर पेशेंट है वो सेक्रीन खाता है, मीठा लगने के लिए, जिसमें शुगर नहीं होता है। वो मीठा कोई चीज लगे उसके लिए वो सर शुगर नहीं खाता है, सेक्रीन खाता है, जो मीठा तो है लेकिन शुगर नहीं है। तो कहते हैं तुमको क्वेश्चन पूछेगा डायबिटीज वाले लोग क्या खाते हैं, तो कहना सेक्रीन खाते हैं। किंतु शर्करा की अपेक्षा 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। मतलब तुम जो चीनी खाते हो उससे 500 गुना ज्यादा ये मीठा है। इसीलिए जितना भी डायबिटीज का पेशेंट है वो सेक्रीन खाता है, जो कहते हैं शुगर फ्री बिस्किट्स।
तो शुगर फ्री बिस्किट को मीठा किया जाता है सेक्रीन के द्वारा। शुगर फ्री मिठाई को मीठा किया जाता है किसके द्वारा? सेक्रीन के द्वारा। कहते हैं N2O है, ये लो, ये पूछा है, ये जो है ना, ये पूछा है कल या परसों के एग्जाम में। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, ये तुम्हारे एनटीपीसी में पूछा है, ठीक है। इस बार एनटीपीसी 2020 का ये क्वेश्चन रहा, लाफिंग गैस। बेंजीन एक वलयी कार्बन श्रृंखला षटभुजाकार संरचना वाला यौगिक है। ये सब जानता है, बेंजीन ऐसा ही वलय के आकार का होता है, षटभुजाकार, 6 गो भुजा होता है, 1 2 3 4 5 6 षटभुजाकार। ये नहीं जानता, बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन का यही संरचना होता है, षटभुजाकार वलय होता है, 1 2 3 4 5 6 वलय यानी रिंग के आकार का होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का पप्पा कहा जाता है इसको। वेल्डिंग प्रक्रिया में हम लोग इथाइन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, पीछे तुमको हम बता चुके हैं। यह क्वेश्चन पूछा है कि अगर गुब्बारा कहेगा तो हीलियम मारेंगे, गर्म हवा का गुब्बारा कहेगा तो प्रोपेन मारेंगे। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना, गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस भरा जाता है। खाली गुब्बारा अगर कहेगा तो लिख लो, गुब्बारा अगर कहेगा, पीछे लिखा हुआ है वैसे फिर भी यहां लिख लो, गुब्बारा अगर कहेगा तो हीलियम, गर्म हवा का गुब्बारा कहेगा तो कहेंगे भैया प्रोपेन। लड़का कहता है गलती है लिखल है एग्जाम में। बेंजीन में बॉन्ड भी पूछा है कि कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, पूछा है, देखो लड़का लिख रहा है। बेंजीन की अगर हम बात करें सर, तो बेंजीन अगर नहीं, गर्म हवा के गुब्बारे में अगर कहेगा तो प्रोपेन, और खाली गुब्बारे में कहेगा तो हीलियम। गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। ये हवाई यात्रा में सर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, गर्म हवा के गुब्बारे को, ताकि सर अगर विस्फोट हो जाए तो वहां से हम कूद सकें। ये सर वन लाइनर है जो तुमको याद रखना है। अगर हम बात करें इथेनॉल, पीने योग्य अल्कोहल है सर, हम लोग सर जो इथेनॉल पीने योग्य है, मिथेनॉल हम लोग पीने योग्य नहीं है, पीछे तुमको बता चुके हैं। C2H5OH हम लोग पीते हैं, और इसका उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कल से तुम अल्कोहल पीने लगना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं इथेनॉल पीने योग्य अल्कोहल है, इसका उपयोग प्रतिरोधक एंटीबैक्टीरिया के रूप में करते हैं। जितना भी सर तुम लगाते हो ना वो बीटाडीन वगैरह, उसमें इथेनॉल रहता है, वो लगाते हैं तो एंटीबैक्टीरियल है। इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या करते हैं? मिथेनॉल मिला देते हैं इथेनॉल के, क्योंकि मिथेनॉल जहरीला है। पहले भी हम तुमको बताए हैं सर, अल्कोहल 2 प्रकार के, अल्कोहल की अगर बात करोगे तो अल्कोहल 2 प्रकार के, एक होता है इथेनॉल जिसको आप C2H5OH कहते हैं, और एक होता है मिथेनॉल जिसको आप CH3OH कहते हैं। ये जहरीला है और ये पीने योग्य है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इथेनॉल को अनुपयुक्त, पीने के लिए अनुपयुक्त बनाना है, मतलब ये पीने के लिए उपयुक्त ना रहे, इसके लिए इसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि ये पीने के लिए अनुपयुक्त है, इसको इसमें मिला देते हैं और लिख देते हैं कि यह पीने के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें मिथेनॉल है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा जहरीला शराब बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कहेंगे मिथेनॉल का। कहेंगे इथेनॉल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो कहेंगे मिथेनॉल, क्योंकि यह जहरीला है। कहते हैं इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मिथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ को मिलाया जाता है। अल्कोहल में रंगों को मिलाकर जहरीला अल्कोहल बनाया जाता है। मतलब कोई भी खास रंग अगर आप अल्कोहल में मिलाते हैं तो उसको आप जहरीला बना सकते हैं। ये लेकिन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इथेनॉल को जहरीला बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल जहरीला है। इथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है, गन्ना से इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल
इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, ये भी कभी कभी पूछता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड सब जानता है। सिरके में एसिटिक एसिड ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को विद्युतीय अपघटन कहते हैं। कहता है अगर H2O पर सर आप प्रकाश देते हो तो चूंकि ये आयन में टूटता है H++OH- में, तो अगर ये H++OH- में टूटेगा तो आयन में टूटा, आयन में टूटा मतलब विद्युतीय विघटन हुआ। क्यों विद्युतीय विघटन हुआ? क्योंकि आयन में टूटा, प्लस और माइनस में टूटा। तो प्लस और माइनस में टूटा इसीलिए इसको विद्युतीय विघटन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु का जो टूटना होता है, अपघटन होता है, ये कौन सा अपघटन है? तो कहेंगे विद्युतीय अपघटन है, क्योंकि प्लस और माइनस में टूटता है। लवण, इस सब जानता है, कौन नहीं जानता है? तुमको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अम्ल प्लस क्षार मिला के बनता है लवण, अब प्लस जल। इसी अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगर तुम शुरू से क्लास किया है एसिड बेस सॉल्ट में बताए हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे जो एक रासायनिक अभिक्रिया करके जो चैप्टर भी है सर, या मानव निर्मित पदार्थ, सब आपको पढ़ना होगा। सिर्फ पढ़ लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अम्ल और भस्म के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उदासीन पदार्थ जल भी बनता है। देखो लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। जल उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7। जल उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 7। इस सब जानता है कि जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनाएगा। जल कैसा है? उदासीन है। ये सब तो तुमको ऑलरेडी याद है, पीछे भी हम बता चुके हैं। कल नींबू का पीएच पूछा है, परसों 2.2 से 2.4। सिरका कहता है कुछ पदार्थ के नाम एवं उनमें पाए जाने वाले अम्ल। सिरका में एसिटिक एसिड महाविविया, सेब में मैलिक एसिड, नींबू साइट्रिक एसिड, नारंगी साइट्रिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड महाविविया, अंगूर टार्टरिक एसिड, इमली टार्टरिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी पूछा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, चींटी फॉर्मिक एसिड, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, बिच्छू फॉर्मिक एसिड। इस सर जो दूगो हम घेरे हैं, ये दोनों परसों और कल मिला के पूछा है। आप देख लेना जाके, आपको पता चल जाएगा क्या पूछा है। नींबू का नाम क्या है? साइट्रिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। एगो पूछा विटामिन बी, बेरी बेरी रोग। अब सर इसका उपयोग, पेट्रोलियम के विभिन्न घटक और इनके उपयोग, ये भी पूछ सकता है। पेट्रोलियम के अवयव और उसके उपयोग, जैसे द्रव के रूप में जो एलपीजी होता है, घरों में उद्योग धंधों में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। पेट्रोल का उपयोग कहां करते हैं? मोटर ईंधन में, वैमानिक ईंधन में, शुष्क धुलाई के लिए पूछता है। इसको हाईलाइट करना। इस सर कूट मिलान करने में इसको पूछता है। पेट्रोलियम का उपयोग। मिट्टी के तेल का उपयोग, मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन में। डीजल भारी मोटर वाहनों में, जैसे सर जितना ट्रक वगैरह है सब डीजल गाड़ी होता है। विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, सब जानता है। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट हो गया, स्नेहक में के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जैसे तेल, मोबिल वगैरह का उपयोग। स्नेहक फिसलनदार बनाने में, ग्रीस, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, इस सब का उपयोग स्नेहक में करते हैं। पैराफिन मोम औषधि में। एस्फॉल्ट या टार, इसका उपयोग पेंट में करते हैं, औषधि या मलहम दोनों में, पैराफिन मोम का। और एस्फॉल्ट या टार का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में करते हैं। ये सर आपको याद अगर रखना है तो क्या क्या याद रखिए सर, हम हाईलाइट कर देते हैं। एगो एलपीजी याद रखिए, एगो पेट्रोल याद रखिए, एगो स्नेहक मल करे तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। स्नेहक सबसे ज्यादा ये पूछा, शुष्क धुलाई में पेट्रोलियम का उपयोग। घर में एलपीजी सब जानता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं। CHCl3 पूछा है सर परसों। इतने से आज के क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्वेश्चन आपको पूछा है क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा। अगर आप एनटीपीसी दिए होंगे सर तो क्वेश्चन आपको मिला होगा। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, यही पूछा है, निश्चेतक है। कहते हैं यह इसकी खोज लिविंग ने सन 1831 ईस्वी में की। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली फॉस्जीन, कार्बनिक क्लोराइड,
बनाती है, इसलिए इसके भंडारण के लिए पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतल का उपयोग करते हैं जिससे इसमें वायु न रहे। इसका सर्वप्रथम उपयोग सैमसन ने निश्चेतक के रूप में किया था। यही क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोफॉर्म क्या है, यह निश्चेतक है। क्लोरोफॉर्म क्या है सर? ये एक निश्चेतक है। निश्चेतक मतलब क्या होता है? बेहोशी की दवा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक के लाइन यही पूछा, हमेशा यही पूछता है। बाद में इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया गया, शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए। यह वसा अल्काइल हैलाइड, आयोडीन, रबड़ आदि के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये सब याद रखना होगा, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म में प्रमुख उपयोग फ्रियोन प्रशीतक बनाने में करते हैं। इसको हाईलाइट कर लो। इसका इसलिए पूछेगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन का उपयोग होता है। फ्रियोन प्रशीतक बनाने में करते हैं। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवगमित यानी बेहोश हो जाती है, इससे संवेदी अंग बंद हो जाता है, इसलिए इसे निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये पूछा है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग है तो ये याद रखो फ्रियोन बनाने में करते हैं, दूसरा निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक मतलब बेहोशी की दवा है। आइडोफॉर्म इसमें भी पूछते CHI3, लेकिन नहीं के बराबर ही पूछता है, फिर भी देख लो। ये सब आपको याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं। आइडोफॉर्म का एकमात्र क्वेश्चन पूछता है, यह ऊर्ध्वपातित होता है, ठोस से यह सीधे गैस में बदल जाता है। यही आइडोफॉर्म का मामला है। अब तुम कहोगे सर ये तो आप सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, तो सर इसमें कुछ है ही नहीं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। आइडोफॉर्म ऊर्ध्वपातित होता है मतलब होता है, क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है मतलब है, उसका कोई उपाय नहीं। इसका सर कोई उपाय नहीं है। एंटीसेप्टिक में भी आइडोफॉर्म का उपयोग करते हैं, और यह सबसे बड़ा कि यह ठोस से सीधे गैस में बदलता ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यह पीले रंग की विशिष्ट गंध वाली, इसको हाईलाइट करो, ऊर्ध्वपातित क्रिस्टल है, ठोस है, पीछे हम लिखा चुके हैं। आयोडीन NaOH और इथानॉल से अभिक्रिया करके, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, के द्वारा बनाया जाता है। पूर्व में इसका उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। इसका पूर्तिरोधक एंटीसेप्टिक गुण आयोडीन के कारण होता है, न कि स्वयं आइडोफॉर्म के कारण। यह एक बैक्टीरिया नाशक पदार्थ है। इस सबने पूछेगा, एक लाइन पूछेगा ऊर्ध्वपातित क्रिस्टलीय पदार्थ, लेकिन पूछ दिया तो कहेंगे भैया इसमें जो बेहोश ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वो कौन है, या एंटीसेप्टिक पदार्थ कौन है, तो कहेंगे आयोडीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पर सर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। पहले आज जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसको हम रिवाइज कर देते हैं आपका। देखिए ये सब ऐसा चीज है ना सर कि एक बार आपको ध्यान से देख के पढ़ लेना पड़ेगा, रीडिंग मार लीजिएगा काम हो जाएगा। कहते हैं एडिशन अभिक्रिया। एडिशन अभिक्रिया मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ देंगे, एडिशन अभिक्रिया हो गया। टूट जाएगा, वियोजन हो जाएगा। प्रतिस्थापन मतलब एक को हटा के दूसरा जुट जाएगा, प्रतिस्थापन। अगर एक को हटा के दूसरा जुटा एकल प्रतिस्थापन, और दो को हटा के दो जुटा तो द्वि प्रतिस्थापन। बहुलीकरण, बहुत सारे अणुओं को मिलाकर एक नया अणु का निर्माण कर दिया, बहुलीकरण। जैसे इथिलीन से पॉलीथीन। किण्वन, जब ग्लूकोज टूटता है और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसको हम किण्वन कहते हैं। किण्वन के द्वारा क्या बनाते हैं, तो इथाइल अल्कोहल। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उष्मा क्षेपी, जो उष्मा देगा वो उष्मा क्षेपी है, जो ग्रहण करेगा वो उष्मा शोषी है। ये देखो उष्मा क्षेपी है, ये उष्मा दिया है, उष्मा शोषी है, ये उष्मा लिया है। इस साइड उष्मा होगा तो उष्मा शोषी, इस साइड होगा तो उष्मा क्षेपी। उत्क्रमणीय क्या है, जो दोनों तरफ अभिक्रिया होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक बनेगा, तो उत्क्रमणीय है। और ऐसा अगर नहीं हुआ, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना, इसको हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। उभय अपघटन, उभय अपघटन मतलब दो चीजों का अपघटन होगा तो उभय अपघटन कहलाता है। द्विविस्थापन मतलब दो चीजों का विस्थापन। ये आपका हम बताए हैं आपको सेक्रीन, ये शुगर से 500 गुना ज्यादा मीठा है। N2O को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। बेंजीन वलय के रूप में पाया जाता है। और ग्लूकोज से जो सर आपको अल्कोहल मिलता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो कहेंगे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। वेल्डिंग के लिए हम लोग इथिलीन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। गर्म हवा का गुब्बारा कहेगा तो प्रोपेन, और गुब्बारा कहेगा तो सर हीलियम। इथेनॉल पीने योग्य अगर अनुपयुक्त बनाना है तो उसमें मिथानॉल मिला देते हैं, क्योंकि मिथानॉल जहरीला है।
रंग मिलाकर भी जहरीला बनाते हैं। इथेनॉल कहां से प्राप्त किया जाता है? गन्ने से। एसिटिक एसिड से इथेनोइक एसिड प्राप्त किया जाता है। चींटी के रंग में फॉर्मिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड। अब प्रकाश की उपस्थिति में H2O का टूटना, यह विद्युतीय अपघटन है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, पीछे भी हम तुमको पढ़ाए हैं। तुमको ये दूगो तो पूछ दिया इस बार एनटीपीसी में, इसको ध्यान में रखना, पूरा का पूरा लिस्ट। पेट्रोलियम के अवयव हैं, एक के बस पेट्रोल का उपयोग सर शुष्क धुलाई में करते ही पूछा है। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है। फॉस्जीन नामक गैस हवा में अभिक्रिया करके बनाता है। फ्रियोन बनाता है, निश्चेतक है, भी पूछा है। आयोडोफॉर्म ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, एंटीसेप्टिक भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जुट जाना, वियोजन का मतलब होता है अलग होना, एकल विस्थापन का मतलब हुआ सर एक विस्थापित होना, एक चीज का विस्थापित होना, द्विविस्थापन मतलब दो यौगिकों का विस्थापित होना, उत्क्रमणीय मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक बनेगा, अनुत्क्रमणीय मतलब अभिकारक से उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये आपके सर क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, पूछा है। सिरका एसिटिक एसिड भी सिरका एसिटिक एसिड नहीं पूछा है, तुमको पूछा है जो तुमको हम बोले हैं अभी लिस्ट में। हाँ, एक बोले हम तुमको क्या, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसका पीएच पूछा है 2.2 से 2.4। अब विटामिन सी का जो नाम है स्कॉर्बिक एसिड। मतलब सबसे जो आज पढ़ा है इससे 4 क्वेश्चन था सिर्फ आज के क्लास। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा है, ये भी क्वेश्चन था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है सर जो अभी पूछे गए हैं। ठीक है। और सर 1000 नहीं, हम लगभग 75 दुनिया यानी 1500 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर आप लोग सर देखिए तो 1 नंबर से लेकर 75 नंबर तक का सेट पड़ा हुआ है। आप उसका सर डिस्कशन का लाभ लीजिए, आपके पास है प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का। 75 और 7 यानी 82 यानी 8 16 1700 क्वेश्चन किया हुआ है जो डाउटेबल क्वेश्चन है। आप एक एक करके उसको पढ़ लीजिए सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के, तो उससे आपका काम हो जाएगा। आप तो सर 1000 की बात करते हैं, हम 1700 करवा दिए। हर नए साल की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जल्द आएगा सर, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उस पर काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब तब तक आप लोग उधर मैथ कीजिए, 1-2 क्लास और लगेगा सर, कल में भी आपका सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी है सर वो खुद से रीडिंग मारने वाला है विविध वगैरह, तो उसको सर आप याद करने वाली चीजें उसको याद कर लीजिए। बाकी सर कल में भी क्लास आपका समाप्त हो जाएगा, परसों समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी डाउटेबल क्वेश्चन है सर 1 से लेकर 76 तक का, वो 6 सेट जो सुबह वाला था वो भी हमने पब्लिक कर दिया। कल सुबह में भी मैं क्लास लूंगा 6:30 बजे, और आज शाम में भी 7:30 बजे क्लास है। जो करंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसी को मैं बताऊंगा सुबह 6:30 बजे। 3 क्लास बचा हुआ है, और शाम में 7:30 बजे मिलते हैं सर आपकी कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं, कल सिर्फ फिजिक्स की क्लास है सुबह में 8 बजे। आपकी क्लास कल नहीं है। हो, हैप्पी न्यू ईयर है। 1 क्लास बचा हुआ है, परसों कर लेंगे। परसों शनिवार है ना, परसों कर लेंगे। ठीक है। कल क्लास नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर है सबको, मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर है। नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आपकी इच्छाएं पूरी हो और आपको जल्दी से जॉब लग जाए। थैंक यू वेरी मच। उभय अपघटन एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया ही है, सही बोल रहे हैं आप। कल क्लास नहीं है। लव यू ऑल। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। करंट अफेयर्स का बुक बहुत जल्द आएगा, 2-3 दिन में आपका सर बुक जो नया पैटर्न है उसी को ऐड करके सर ला रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो अभी 2 दिन एग्जाम हुआ है। मिलते हैं सर हम लोग अगली क्लास में परसों। थैंक यू वेरी मच।